हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट माइनर लेक्चर नंबर 88 और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे हीट। और हीट के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करना स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। ठीक है ना, केटीजी इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं। तो केटीजी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो ध्यान से देखना, देखो क्या होता है केटीजी। केटीजी होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। हिंदी में अपन बोलते हैं गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया अभी। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अपन केवल और केवल गैसों की बात करने वाले हैं। आपको पता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होती है। अपन इसकी और इसकी यहां पे स्टडी नहीं करेंगे। अपन केवल और केवल यहां पे किसकी स्टडी करने वाले हैं भाई? इसकी स्टडी करने वाले हैं। अब आपको पता है जो गैस होती है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देवदान से? जो भी आपके पास है गैस होती है, एक तो इसका आकार, मतलब इसका आयतन व आकृति, दोनों ही क्या होते हैं भाई? अनिश्चित होते हैं। ये बात होगी भी, यानी इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के इसलिए का कोई भी गैस है, इस गैस को अगर आप कंप्रेस कर दोगे, इसको संपीड़ित कर दोगे, तो इसका आयतन अब वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसको यदि किसी बड़े बर्तन में रख दोगे तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। यानी इसका जो आयतन है वो भी इजीली घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है, उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार के बर्तन के अंदर इसको आप रखोगे ये उसी की शेप ले लेता है भाई। ठीक है ना, तो गैस है उसकी शेप को भी अपन क्या कर सकते हैं भाई? चेंज करवा सकते हैं। तो एक तो ये होगी, और एक जो गैस होती है इसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं भाई? संपीड़ित करवा सकते हैं। इसको इजीली संपीड़ित या प्रसारित अपन क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। यस, ठीक है ना। तो ये गैस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अपन दो प्रकार, मतलब जो मेनली अपन जो आदर्श गैस हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जो गैस होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक गैस, एक होती है आदर्श गैस। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के अंदर जो वास्तविक गैस हैं उनकी अपन स्टडी नहीं करने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन किसकी स्टडी करेंगे भी? आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, उसी की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वास्तविक गैस, इसकी क्या खास बात होती है? किसको अपन वास्तविक गैस बोलते हैं? ऐसी गैस इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, अंतराण्विक बल होता है। तो इसके लिए तो ध्यान से देखना, देखो इन गैसों के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है भाई? नॉन जीरो। और इन गैसों के लिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है? जीरो होता है। आपको बोल दिया जाए कि किस केस को आप आदर्श केस बोलेंगे, तो आदर्श केस को अगर आपको एक ही लाइन के अंदर डिफाइन करना है तो आप ऐसे बोल लेना कि ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, यानी अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का अंतराण्विक बल मौजूद नहीं होता है, यानी कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कहाँ पे गति कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की गैस को अपन क्या बोलते हैं? आदर्श गैस बोलते हैं। और क्या आदर्श गैस वास्तव में एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं, रियली कोई भी जो गैस है वो आदर्श गैस नहीं होती है। बट फिर भी अगर अपन गैस है इसका घनत्व अपन कम रखें, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर अपन हाई रखें और प्रेशर इसका अपन लो रखें, तो इस स्थिति में कोई भी जो गैस होती है वो लगभग आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देवदान से, अगर जो तापमान है उसको अपन रखते हैं उच्च, ठीक है ना,
दाब, दाब को रखते हैं अपन अति निम्न, और जो घनत्व है उस घनत्व को भी अपन क्या करते हैं, भी अति निम्न रखते हैं, ठीक है ना, अति निम्न रखेंगे। तो इस स्थिति में आपकी जो वास्तविक गैस होती है वो लगभग आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। तो इस स्थिति में जो वास्तविक गैस होती है वो एक आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, ठीक है ना। तो चलो अपन अपना जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आदर्श गैस के लिए यहाँ पे समर्पित करने वाले हैं। तो आइडियल गैस होती क्या है उसकी डिटेल स्टडी अपन यहाँ पे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके गुण है, वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ आदर्श गैस। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस। क्या होती है भी, देखो सबसे पहली बात है कि आदर्श गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। तो अपन बोलते हैं कि अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल बराबर कितना होता है, 0 होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर 0 होगा यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इस स्थिति में किसी प्रकार की गैस की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होती है। तो अपन बात करते हैं अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा, ये भी कितनी होती है, 0 होती है। अब आपको मालूम है कि आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस क्या देगी आपके पास है, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के योग से बनती है। और अपन जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। यहां पर स्थितिज ऊर्जा को अपन 0 के हवाले कर देते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा देगी आपकी 0। तो इस स्थिति में देखो ध्यान से, आंतरिक ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या बन जाएगी आपके पास है, गतिज ऊर्जा। तो मैं ये बता रहा हूं कि आइडियल गैस के पास में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो टोटल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की बराबर ही होती है। और आपको पता है कि गतिज ऊर्जा केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, केवल तापमान पर। तो अपन बात करते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है केवल T पर निर्भर करती है। इस कारण से जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, T पर डिपेंड करती है। तो आपको बोला जाए कि किसी भी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा वो केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो इसके पास में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस कारण से आंतरिक ऊर्जा भी तापमान पर डिपेंड करती है। ओके, अब ध्यान से, अगर अपन किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं, इसको संपीड़ित करते जाते हैं, यानी इसका टेम्परेचर अगर अपन घटाते हैं और प्रेशर अगर अपन बढ़ाते हैं, तो इस स्थिति में गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। बट इस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होता नहीं, अंतराण्विक बल तो होता नहीं है। इस कारण से क्या इसको द्रव में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इसको द्रव में रूपांतरित किया जा सकता है क्या, तो अपन बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसको द्रव में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो तो होता ही नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो 0 होता है। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा कि लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना, लिक्विड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लिक्विड में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना।
बट अगर आइडियल गैस है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, पहली बात तो वो रियल गैस होनी चाहिए, वास्तविक गैस होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर तो अपन घटाते हैं, ठीक है ना, यानी इसका तापमान क्रांतिक ताप से नीचे लेकर के आते हैं अपन, और फिर उसके बाद में इसका प्रेशर अपन बढ़ाते हैं। तो प्रेशर अगर अपन बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है भी, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान से नेक्स्ट, आपके पास में कोई भी एक दी गई आदर्श गैस है, उसके सभी अणुओं का द्रव्यमान और उनका आकार होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो दी गई आदर्श गैस के लिए प्रत्येक अणु का आकार व द्रव्यमान क्या होता है भाई, समान होता है, ठीक है ना भाई। इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण से, अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। किसी भी आदर्श गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिंदु आकार के होते हैं, यानी बहुत छोटे आकार के होते हैं भी, अति सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, नगण्य होता है, ठीक है ना, नगण्य आकार के होते हैं। तो आदर्श गैस के जो आइडियल गैस है कि अणु है वो क्या होते हैं भी, बिंदु आकार के होते हैं, यानी इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है भी, नगण्य होता है। नगण्य आयतन के होते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनना भाई, आपने किसी भी पात्र के अंदर कोई भी गैस भर दी तो अपन बोलते हैं गैस का आयतन क्या है। तो बच्चों गैस का आयतन वो होता है जिसके अंदर गैस होती है वो फ्रीली मूव कर सकती है, आराम से स्वतंत्र रूप से गति कर सकती है। तो गैस का आयतन बराबर क्या होता है, पात्र का आयतन माइनस अणुओं के द्वारा फॉरबिडन वॉल्यूम, अणुओं के द्वारा वर्जित आयतन हो जाता है अभी, ठीक है ना। यानी अणु अपने निश्चित आकार की वजह से कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कुछ वॉल्यूम को फॉरबिड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं गैस का आयतन बराबर क्या होता है अभी, गैस का आयतन बराबर पात्र का आयतन बराबर क्या होता है आपके पास है, पात्र का आयतन माइनस क्या होता है आपके पास में, वर्जित आयतन, माइनस वर्जित आयतन होता है। अब ध्यान से देखना देखिए वर्जित आयतन किसकी वजह से होता है, अणुओं के निश्चित आकार की वजह से होता है। बट मैंने आपको बोला कि अणुओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। इस कारण से वर्जित आयतन को अपन जीरो कर देंगे। तो लो जी, वर्जित आयतन को फिर से अपन जीरो के हवाले कर देते हैं, ये जीरो के हवाले कर दिया। तो इस स्थिति में अपन लिख सकते हैं कि गैस का आयतन, गैस का आयतन वो किसके बराबर होता है बच्चों, ये पात्र के आयतन के बराबर होता है भी। तो जनरली अपने को क्वेश्चंस के अंदर बर्तन का वॉल्यूम दिया जाएगा और वही अपन गैस का आयतन मान करके चलेंगे, क्योंकि गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है, क्योंकि अणुओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, मतलब बहुत ही छोटा आकार होता है भी, ठीक है ना। इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। देखो आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उनका आकार क्या होता है भी, बहुत छोटा। तो आकार तो कैसा होता है भी, अति सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इनका जो द्रव्यमान होता है, इनका जो वेग होता है, वेग क्या होता है अभी, उच्च होता है। इस कारण से इन पर गुरुत्व का जो प्रभाव है वो क्या होता है अभी, नगण्य होता है। तो गुरुत्व का प्रभाव क्या होता है अभी, नगण्य होता है। तो आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उनका आकार सूक्ष्म होता है, वेग उच्च होता है, इस कारण से इन पे गुरुत्व का प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगला अपन डिस्कस करते हैं ध्यान से, आगे अपन डिस्कस करते हैं कि एक काम करते हैं अपन, एक बार अपन इतने देखते हैं, फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों को नोट करो, फिर उसके बाद आगे मैं आपको और बताता हूँ। इन चीज़ों को नोट कर लें आप सबको।
तो देखिए बच्चों, आदर्श केस की अगली प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी इसकी प्रॉपर्टी जब वो पढ़ाई है वो बातें आपको ध्यान में रखनी सारी सारी। इसके बाद अगला देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, आदर्श केस के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रत्यास्थ गोलों की तरह होते हैं, गोलों के रूप में होते हैं, स्फीयर्स के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श केस के यानी आइडियल गैस के जो अणु होते हैं वो होते हैं किसके रूप में, प्रत्यास्थ गोलों के रूप में होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में भी टक्कर करते हैं और बर्तन की दीवारों के साथ में भी टक्कर करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टक्करें होती है कैसी होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। तो ये जो अणु होते हैं आपस में वह पात्र की दीवारों के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। और जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है इसके अंदर किसी प्रकार की गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है भी। आदर्श केस के अणु जब बर्तन की दीवार के साथ में टकराते हैं, तो टकरा करके वापस लौटते हैं तो मॉलिक्यूल्स के संवेग में परिवर्तन होता है। और संवेग में परिवर्तन होता है तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, भी बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। तो ध्यान से, टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन होता है। और ध्यान से देखना, इस संवेग में परिवर्तन के कारण पात्र की दीवारों पर जो दाब है वो आरोपित होता है, अभी प्रेशर अप्लाई होता है अभी, ठीक है ना। तो ये दाब आरोपित होता है किसकी वजह से होता है, अभी टक्करों की वजह से आरोपित होता है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से नेक्स्ट, देखो ध्यान से, कोई भी जैसे अणु होता है उस अणु का जो वेग होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसकी चाल बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से चलता है। और फिर उसके बाद में दो कर्मागत टक्करों के बीच में इसके द्वारा तय किया गया जो पथ होता है वो कैसा होता है, सरल रेखीय होता है, ठीक है। और इस सरल रेखीय पथ को अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसकी लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। और बहुत सारे मुक्त पथ हैं, इनका जो एवरेज होता है इसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। तो देखो ध्यान से, जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं वो क्या करता है अभी, दो कर्मागत टक्करों के मध्य सरल रेखीय पथ तय करता है। और इस सरल रेखीय पथ को ही अपन क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त पथ। और बात सुना भी, ये जो मुक्त पथ होता है इनका जो माध्य होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। मुक्त पथों का जो माध्य है उसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक है ना। इसके बाद में देखो ध्यान से नेक्स्ट, देखो जो अणु होते हैं उन अणुओं को जो वेग होता है वो किससे प्राप्त होता है, अभी टेम्परेचर की वजह से, तापमान के कारण इनको ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा वही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान से देखना, देखो ऊष्मीय ऊर्जा है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है बताओ, गतिज ऊर्जा में। तो ऊष्मीय ऊर्जा कितनी होती है आपके पास में, ध्यान से 3/2 kT। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv²। तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना होता है बताओ, 3 kT/m का रूट होता है भाई। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं तापीय चाल बोलते हैं। ये तापीय चाल हो गई भी, ठीक है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन ध्यान से। देखिएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। ये जो टक्कर का समय होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाले समय से बहुत बड़ा होता है भी। तो अपन लिख सकते हैं टक्कर का समय ये बहुत बड़ा होता है। किससे, सॉरी, टक्कर का समय बहुत छोटा होता है। किससे, दो टक्करों के मध्य समयांतराल से। और इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, ध्यान से देखना। देखो, ये आपके पास होता है 10⁻⁻8 अनुपात क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो टक्कर का जो समय होता है वो समय जिसके लिए दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं वो बहुत कम होता है दो क्रमागत टक्करों के मध्य समयांतराल की तुलना में। ठीक है ना, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ध्यान से देखना। देखो मॉलिक्यूल है, उसकी गति की बात होगी, उसके आकार की बात होगी, उसके आयतन की बात होगी। ठीक है ना, और उसके बाद में उस पर ग्रेविटी की इफेक्ट की बात होगी, और इसके बाद में उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात होगी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे उनकी जो टकरें हैं उन टकरों की बात होगी। ठीक है ना, ये सारी बातें हो गई है। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोई भी जो आदर्श केस होती है उस आदर्श केस के लिए दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक इन दोनों का मान बराबर होता है। तो अपन बात करते हैं आइडियल गैस के लिए दाब प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है आपके पास, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है ना, तो दाब प्रसार गुणांक क्या होता है आपके पास में, एल्फा, मतलब एल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। और ये वाली वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है अभी। ठीक है ना, आइडियल गैस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बता दी कि आइडियल गैस इसको अपन लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसको द्रव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आदर्श गैस होती है टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन में जो अवस्था समीकरण और गैस नियम है उनकी पालना करती है भी। तो आइडियल गैस है ताप व दाब की प्रत्येक स्थिति में अवस्था समीकरण व गैस नियमों का पालन करती है भी। ठीक है ना, तो आदर्श गैस टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन में अवस्था समीकरण व गैस के नियमों का क्या करती है बच्चों, पालन करती है। ठीक है, तो ये अपन ने किसी भी आइडियल गैस के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली है। मैं आपको थोड़ी बहुत बातें और बता देता हूँ, डायग्राम समझा देता हूँ ध्यान से। जैसे मान कीजिएगा गैस का आपके पास है एक ये मॉलिक्यूल हुआ, एक आपके पास है ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। बहुत सारे इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गति की स्थिति में होते हैं और गति करते हुए ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में और बर्तन की दीवारों के साथ में लगातार टक्कर करते रहते हैं। अब किसी भी एक मॉलिक्यूल की गति में दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को मैं रेस्ट में मान लेता हूँ। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, सबसे पहले क्या करता है, गति करता हुआ इसके साथ में टक्कर करता है, फिर उसके बाद टकरा करके इधर की तरफ मुड़ जाता है, फिर यहाँ पे टक्कर करता है, फिर उसके बाद इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ जाता है, इसके साथ में टक्कर करता है, फिर उसके बाद ये इधर की तरफ आ जाता है, इस प्रकार से इसके साथ में टक्कर करता है, फिर इस प्रकार से ये यूँ चला जाता है, ये इसके साथ में टक्कर करता है, फिर उसके बाद ये इधर की तरफ चला जाता है, इससे टक्कर की, फिर इधर चला जाता है, इससे टक्कर करता है। तो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, जिग-जैग पथ पर गति करता है। और मैंने आपको बताया कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में इस अणु की गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो अणु है, मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, सरल रेखीय पथ पर गति करता है। यहाँ से यहाँ तक भी सरल रेखीय, सरल रेखीय, सरल रेखीय। ये जो सरल रेखीय पथ की लंबाई, इसको अपन क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो मुक्त पथ है, ठीक है,
तो इस मुक्त पथ है, इसका माध्य, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेमडा 1, इसको अपन बोलेंगे लेमडा 2, इसको अपन बोलेंगे लेमडा 3। तो आपके पास है लेमडा बराबर क्या होता है, आपके पास है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस क्या होता है आपके पास है लेमडा 3 प्लस डॉट 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 लेमडा n डिवाइडेड बाय क्या होता है टक्करों की संख्या, ये अपन n लिख देंगे, ठीक है ना। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। और इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा भी चैप्टर के अंदर। ओके बच्चों, तो आइडियल गैस है, इसकी सारी की सारी जितनी भी अवधारणा है, सारी की सारी हाइपोथेसिस है, सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक एक चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, इनको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों आदर्श केस है, इसकी सारी सारी जो परिकल्पनाएं, सारी सारी हाइपोथेसिस है, ये मैंने आपको बता दी है एक पॉइंट टू पॉइंट। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आदर्श केस है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में अपन ने बात की, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद इसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा और उसकी निर्भरता, उसकी अपन ने बात की। इसके बाद में मॉलिक्यूल्स की जो आकार आकृति कैसी होती है वो मैंने आपको बात की। गैस का जो वॉल्यूम है इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मॉलिक्यूल्स की जो गति है वो किस प्रकार से होती है ये बताई। और मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली जो टक्कर है, इन टक्करों के बीच का जो समयांतराल है, ठीक है ना, और टक्कर का समय, इनके बारे में अपन ने बात की। टक्कर किस प्रकार की होती है, प्रेशर क्यों लगता है, ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद में कई सारी बातें अपन ने डिस्कस की है भाई, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको एक एक बात बता दी। तो सारी सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आदर्श गैस का अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण, तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आदर्श गैस का अवस्था समीकरण ये होता है आपके पास पीवी बराबर म्यू आर टी। चलो एक एक चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो पी क्या होता है, पी होता है आपके पास है गैस का दाब। वी क्या होता है, वी होता है गैस का आयतन। और इसके बाद में टी क्या होता है आपके पास है गैस का परमताप। किस में भाई, केल्विन में। आर क्या होता है आपके पास है गैस नीतांक होता है। इसका मान क्या होता है आपके पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। इसके बाद में एम क्या होता है, एम स्मॉल एम क्या होता है, गैस के एक अणु का द्रव्यमान। कैपिटल एन क्या होता है, गैस के कुल अणुओं की संख्या। एन क्या होता है गैस के कुल अणुओं की संख्या। अब बात सुना भी, कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम क्या होता है गैस का कुल द्रव्यमान होता है। एक अणु का द्रव्यमान कितना आपके पास है, एम, और अणुओं की संख्या कितनी, कैपिटल एन है। तो ये आपके पास हो जाएगा गैस का कुल द्रव्यमान, ठीक है भाई। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो एक होता है आपके पास एन ए। एन ए क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितनी होता है आपके पास है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होती है। अब बात सुना भी, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, एक मोल में कणों की संख्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक मोल गैस, तो एक मोल गैस का मतलब क्या हुआ भाई कि इस गैस के अंदर एन मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यानी 6.023 गुणा 10 की पावर 23 गैस के अणु मौजूद है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, एक मोल बोलते हैं। तो एक होता है आपके पास एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू क्या होता है भाई, अणु भार होता है या परमाणु भार होता है। तो बात सुनना भी, क्या होता है आपके पास है मॉलिक्यूलर वेट, किसका वेट होता है, ये होता है एक मोल गैस का भार होता है, क्या एक मोल गैस का द्रव्यमान होता है। एक मोल गैस का
द्रव्यमान होता है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एम डब्ल्यू बराबर, एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है एम, और एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, एन होती है, तो एम इंटू एन ए, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, एम डब्ल्यू बोल सकते हैं, मोलिकुलर वेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखना ध्यान से देखो, म्यू, म्यू क्या होती है, ये होती है आपके पास मोलों की संख्या। तो म्यू बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं, गैस का द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एम अपॉन एम डब्ल्यू। एम को अपन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन, एम इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एन ए, एम से एम को काट देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, एन अपॉन एन ए बन जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास है मोलों की संख्या हो जाएगी। ओके बच्चों, ये मोलों की संख्या मैंने आपको बता दी है। और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक होता है आपके पास है एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, ये होता है आपके पास अणु घनत्व होता है, अणुओं की संख्या बटा आयतन, इसको अपन बोलते हैं अणु घनत्व, ठीक है ना। यानी एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अणु घनत्व बोलते हैं। एक होता है आपके पास रो, रो बराबर क्या होता है, गैस का द्रव्यमान बटा आयतन, रो बराबर एम बाई वी। एम को अपन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन अपॉन क्या देगा वी, एन बाई वी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, स्मॉल एन, तो एम इंटू क्या देगा आपके पास स्मॉल एन हो जाएगा। तो घनत्व है और अणु घनत्व, इन दोनों में मैंने रिलेशन आपको बता दिया। अणु घनत्व को अगर एक अणु की द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गैस का घनत्व प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखना ध्यान से देखो, एक आपके पास होता है भी बोल्ट्जमान नीतांक के, तो के बराबर क्या होता है आपके पास, आर बटा एन ए। तो आर की वैल्यू आपको जानते हो और एन ए की वैल्यू जानते हो, सोल्व कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23, ठीक है ना, जूल पर केल्विन। तो ये आपके पास में क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं बोल्ट्जमान नीतांक होता है अभी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखना ऐसे देखो, पीवी बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू आर टी। तो पीवी बराबर म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एम बटे एम डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, आर टी हो जाएगा। अब यहां से देवदान से वी को एम के बट्टे में ले जाओ तो क्या बन जाएगा आपके पास, देवदान से एम बटे वी रो बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास है पी बराबर रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, ठीक है। यहां से अपन क्या कर सकते हैं भी, पीवी बराबर म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू को एन बटे एन ए इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, आर टी हो जाएगा। अब यहां से आपके पास है आर बटे एन ए, आर बटे एन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, भी के लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास बन जाएगा पीवी बराबर एन के टी। वी को अगर अपन एन के अपॉन में ले जाएंगे तो कैपिटल एन अपॉन वी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास है पी बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, स्मॉल एन के टी बन जाएगा। और इसके बाद यहां से अपन स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन को, स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा, रो बटे एम, ठीक है ना। तो स्मॉल एन बराबर कितना देगा आपके पास है, तो पी बराबर रो बटे क्या देगा आपके पास, एम इंटू क्या देगा, के टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास रिलेशन आ चुका है अभी। तो पीवी बराबर क्या था आपके पास, म्यू आर टी, पी बराबर क्या था आपके पास, रो आर टी बटा एम डब्ल्यू। इसके बाद में पीवी बराबर क्या होता है आपके पास, एन के टी, पी बराबर क्या होता है आपके पास, स्मॉल एन के टी, और इसके बाद एक आपके पास ये होता है भाई बेसिक फॉर्मूला था आपके पास है यही है। देखो इसी को अभी इसको अपन ने अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको जो आदर्श केस का अवस्था समीकरण है ये मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी जो आदर्श केस होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर की हर कंडीशन में इस अवस्था समीकरण की पालना करती है भाई, ठीक है ना। तो करें इन चीजों को नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं गैस नियम। सबसे पहले आदर्श केस की परिकल्पना अपन ने डिस्कस की, इसके बाद में आदर्श केस का अवस्था समीकरण अपन ने डिस्कस किया, इसके बाद में अपन गैस नियम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। तो कौन कौन से गैस नियम होते हैं, मैं लिख रहा हूं गैस नियम। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है भाई कि सारे जो गैस नियम है वो समझने के लिए अपन पीवी बराबर म्यू आर टी काम में लेंगे। पीवी बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू आर टी।
यही अपन काम में लेने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला गैस नियम आपके पास हो जाएगा बॉयल का नियम। तो इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो एक तो गैस की मात्रा, एक तापमान, इन दोनों को तो आपको क्या करना है भाई, कांस्टेंट करना है, नियत करना है। तो गैस की मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा भाई, म्यू को कांस्टेंट कर दो भाई। पीवी बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू आर टी। गैस की मात्रा को कांस्टेंट कर दो, मतलब मोलों की संख्या को कांस्टेंट कर दो, और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो यहां से आपके पास से पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहां से अपन लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है P2 V2, या यहां से आपके पास है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। अब यहां से अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अपन वॉल्यूम को घटाएंगे तो इस स्थिति में प्रेशर क्या हो जाएगा अभी, बढ़ जाएगा, और यदि अपन वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, ठीक है ना भाई। ये आपके पास में बॉयल का नियम हो गया। अब अपन चाहे तो बॉयल के नियम पर आधारित कुछ ग्राफ्स भी अपन बना सकते हैं। कौन कौन से ग्राफ अपन बना सकते हैं, तो ध्यान से ये यहां पे आप ले लो P को, यहां पे P को ले लो, और यहां पर आप V को ले लो। अब आपको मालूम है कि यहां पर P और V दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयताकार अतिपरवलयाकार ग्राफ बन जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ अपन यहां पे बना देंगे, और इस वाले ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयताकार अतिपरवलय। बाकी तो ध्यान से देखना, तो ग्राफ्स बनाने की कोई लिमिट नहीं है, अपन कोई भी दो भौतिक राशियों के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला कि P और T के बीच में ग्राफ बना दो, मैंने बोलिए V और T के बीच में ग्राफ बना दो। भाई अल्टीमेटली आपको टेम्परेचर तो कांस्टेंट लेना ही है, ठीक है ना। मैंने बोलिए कि PV का P और V के साथ में ग्राफ बना दो, ठीक है ना, कुछ भी बोला जा सकता है अभी। तो देखो ध्यान से, एक अपन ग्राफ बना देते हैं, किसका भाई, जैसे मैंने ले लिया P का, किसके साथ में भाई, T के साथ में। तो यार टेम्परेचर वो तो आपका कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अभी टेम्परेचर को तो कांस्टेंट करना ही है आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं वॉल्यूम लेता तो भी ऐसा ग्राफ बन जाता, ठीक है भाई। तो बात सीधी सी ये होगी भी। अब एक मैं ग्राफ बनाता हूँ किस किस के बीच में भाई, P और किसके बीच में, रो के बीच में। तो टेम्परेचर तो आपका क्या भाई, कांस्टेंट है, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, रो आर टी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, MW। तो टेम्परेचर को तो आपने कांस्टेंट कर दिया, तो यहां से आपके पास है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, रो देगा। तो P और रो के बीच में ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा, अभी मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना, तो इस स्थिति में ये मूल बिंदु से यहां से गुजरेगा भी, ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो कोई भी ग्राफ बनाया जा सकता है अभी, ग्राफ्स की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद में बॉयल के नियम के बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स कहता है कि एक तो गैस की मात्रा और एक गैस का दाब, इन दोनों चीजों को आप कर दो कांस्टेंट यानी नियत। तो अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या था आपके पास है, म्यू आर टी। तो एक तो आपको म्यू कांस्टेंट करना है, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दो। तो यहां से ध्यान से देखना, देखो आपके पास वॉल्यूम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। यानी एक बात अपने को सीखने को मिलेगी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर यदि आपका घटेगा तो वॉल्यूम को भी आपको घटाना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ चुका है। तो यहां से तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि V2 बटे V1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास T2 बटे T1, ये वाली बात भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यही आपके पास है चार्ल्स का नियम है भी। अब इसके अंदर भी अपन बहुत सारे ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, कई सारे काम अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो किस में है भाई, टेम्परेचर केल्विन में। चलो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं अपन।
ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, माना T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर V1 बराबर कितना देगा V0, और T2 बराबर कितना देगा T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो V2 है, जो आपके पास में V2 है वो कितना देगा भी VT हो जाएगा। तो V2 को अपन क्या लिख देते हैं भाई, VT बटे क्या देगा आपके पास में V0 बराबर T2 कितना देगा आपके पास में T प्लस कितना देगा 273 अपॉन कितना देगा आपके पास में 273 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 273 बाई 273 कितना देगा आपके पास 1 प्लस कितना देगा T बटे 273, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस 1 बाई 273 को अपन क्या लिख देंगे एल्फा लिख देंगे, तो 1 प्लस एल्फा इंटू क्या देगा T हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास VT बराबर कितना देगा आपके पास V0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू T बन जाएगा अभी, ठीक है ना, ये बात होगी। अब यहाँ पर आपके पास जो एल्फा है, एल्फा कितना होता है 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी आइडियल गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है, ये बात मैंने आपको बता दी भी, ठीक है ना। तो ये चार्ल्स का नियम है, इस चार्ल्स के नियम पर आधारित जो ग्राफ्स वगैरह वो भी अपन चलो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में चार्ल्स के नियम पर आधारित जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो इनको नोट वोट करना है वो कर लेना, ठीक है ना। तो चार्ल्स के नियम पर आधारित ग्राफ अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। कौन कौन से ग्राफ बनते हैं देखिएगा। देखो सबसे पहला ग्राफ तो अपन बना देते हैं V और T के बीच में, तो ये आपके पास में T हो गया, ये आपके पास में V हो गया, तो V और T के बीच में तो ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। इसके बाद यदि आपने P और T के बीच में ग्राफ बना दिया, यहाँ पर T को ले लो और यहाँ पर आप P को ले लो, तो भैया प्रेशर को तो कांस्टेंट करना ही है, तो ये कांस्टेंट कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास में क्या है T है, तो यहाँ से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि V/T बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर तो आपने ले लिया V/T, यहाँ पर आपने या तो V ले लिया और या क्या ले लिया T ले लिया, तो ये भी आपको कांस्टेंट प्राप्त होने वाला है अभी, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो V/T है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो V/T है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और यदि इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो VT बराबर कितना देगा आपके पास V0 प्लस V0 एल्फा T, तो ये तो आपके पास y बराबर mx प्लस c वाला ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर T लेते हैं किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ पर अपन VT लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये तो कितना देगा V0 हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा C हो गया, और फिर उसके बाद ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे थीटा, तो यहाँ पर आपके पास जो टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा M हो जाएगा, और M किसके बराबर आ रहा है भाई V0 एल्फा के बराबर आ रहा है, V0 एल्फा के बराबर आ रहा है। और यदि इसको अपन पीछे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आपका VT 0 हो जाएगा, तो VT को 0 कर देंगे ना, तो यहाँ से आपके पास T कितना हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, तो यहाँ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ऐसा बनता है यदि टेम्परेचर को अपन डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ऐसा बनता है यदि अपन टेम्परेचर को किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, ये बात होगी बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें नोट करें, फिर उसके बाद में आज का जो लेक्चर है वो अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद में जब अगले लेक्चर पर अपन मिलेंगे तो अपन और भी कई सारे नियम डिस्कस करेंगे। बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम तो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में गेलुशे का नियम आएगा, इसके बाद में डोल्टन का आएगा नियम, अवोगाद्रो का नियम आएगा, ग्राम का विसरण नियम आएगा, ठीक है ना। ये नियम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में अगले लेक्चर पर अपन जो प्रेशर है, जो गैस का दाब, उस दाब के बारे में डिस्कशन करेंगे,
और उसके बाद में गैस की जो विभिन्न प्रकार की चालें वगैरह वो अपन डिस्कस करेंगे, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर का मैं आपको पूरा सीन समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद में गैसों का मिक्सर करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो विशिष्ट उसमें है वो अपन डिस्कस करेंगे। कई सारी बातें इसके अंदर आपको डिस्कस करवाने योग्य है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर, इन सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।